हेलो एवरीवन, आई एम रेनू बर्मन। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप सबकी कैसी चल रही है? हर रोज आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि अब की बार तो हमारा यहाँ पे मुहिम हमने छेड़ दी है कि अब की बार तो दिसंबर 2023 का JRF नेट हमें लेकर ही आना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जो डेली हम यूजीसी नेट का जो टॉपिक लेके आते हैं, हमने अभी यूनिट 10 स्टार्ट की हुई है, यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, एग्जम्प्टेड इनकम्स। वो कौन सी इनकम्स हैं जो एक एसएससी की टोटल इनकम में से एग्जम्प्ट कर दी जाती है। मींस एक एसएससी को एग्जम्प्टेड इनकम के तौर पे छूट प्रदान की जाती है। कैसे उसको छूट मिलती है, कौन कौन सी ऐसी एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं। ओके मैडम, एग्जम्प्टेड इनकम्स तो यहाँ पे आप बता रहे हैं, एग्जम्प्टेड इनकम को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या सारी की सारी ये जो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम्स की, एग्जम्प्टेड इनकम्स, क्या सारी की सारी फुल कवर्ड एग्जम्प्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने एग्जम्प्टेड इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज फुली एग्जम्प्टेड इनकम। फुली एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम आएंगी, वो इनकम हेड आएंगे जहां पे उस एसएससी को उसकी टोटल इनकम में से पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला, मीन्स 100% एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ पे आएगी। फिर बात करते हैं पार्शियली एग्जम्प्टेड इनकम। मैडम फुली में तो आपने बताया कि एज इट इज ही उसको एग्जम्प्ट हो जाएंगी, बट पार्शियली एग्जम्प्टेड इनकम में वो इनकम्स आएंगी टोटल जो एग्जम्प्टेड इनकम है, उसकी जो टोटल एग्जम्प्टेड इनकम है उसका पार्शियल पार्ट, मीन्स एक पार्ट उसको एक इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, मान लीजिए यहाँ पे टैक्सेबल इनकम यहाँ पे बन गई है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए बन गई है। 10 लाख का अगर हम यहाँ पे एग्जम्प्टेड पार्शियल एग्जम्प्टेड इनकम निकाल रहे हैं, अगर फुली एग्जम्प्टेड इनकम है तो वो 100% क्या हो जाएगी, यहां से वो लेस हो जाएगी। ठीक है, उसको पूरा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। बट पार्शियल एग्जम्प्टेड इनकम में मान लीजिए कि 70% तो फुली एग्जम्प्टेड है एंड 30% पार्शियली एग्जम्प्टेड इनकम है। मतलब फुली तो वो टोटल ही माइनस हो जाएगी उसकी टोटल इनकम में से, जो 30% जो पार्ट रह गया है उस 30% के ऊपर उस एसएससी को, उस इंडिविजुअल को, उस एचयूएफ को, उस बीओआई को, ठीक है, उसको एओपी को, उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। उन्हीं पार्शियली एग्जम्प्टेड इनकम्स की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जम्प्टेड इनकम में हम फुली एग्जम्प्टेड इनकम्स को कवर अप करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। लेट्स स्टार्ट। फुली एग्जम्प्टेड इनकम्स में पहली इनकम जो आपकी आती है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। मैडम एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? हमने इससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल के ऊपर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके एग्रीकल्चर टॉपिक से, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड मिल जाएगा। उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है जो आपके यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसको अपलोड करना भूल गए हैं। आप जाके उस एग्रीकल्चर वीडियो को देखिए, एग्रीकल्चर इनकम की वीडियो को देखिए। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है डेफिनेटली मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। जो क्रक्स डाला गया है एग्रीकल्चर इनकम में एंड हमारी हर वीडियो में, वो प्रॉपर आपके यूजीसी नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपको उससे रिलेटेड ही पढ़ना है, उससे बाहर जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 100% है, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे हैं मैडम। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम है जब एक एसएससी इंडिया में रहते हुए, अगर एक एसएससी इंडिया में रहते हुए लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर खेती करता है, उसको रॉ फॉर्म में ही मार्केट में बेचता है, वहां से जो इनकम आती है दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देती हूँ। एग्रीकल्चर इनकम में अगर किसी पर्सन ने, 2 पार्टनर है, अगर दूसरे पार्टनर को कोई सैलरी या फिर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, वो भी फुली एग्जम्प्टेड इनकम में आ जाता है। ओके क्लियर। बट एग्रीकल्चर इनकम में एक मेन पार्ट याद करने वाला है, क्या हर इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है? बिल्कुल भी नहीं। आप जाके वीडियो को देखिए, आपके डाउट
क्लियर होने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम में अगर कोई एसएससी अपनी लैंड के ऊपर या फिर रेंटेड लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करता है, मींस कल्टीवेशन करता है, उसके ऊपर खेती करता है, खेती करने की जो फॉर्म है, ठीक है, खेती करने से जो फसल उसके पास आई, जो क्रॉप आई है, उसको रो फॉर्म में ही वो मार्केट में सेल आउट करता है, उसी इनकम को ही आप एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं। ओके, क्लियर मैडम। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। अगर किसी एचयूएफ ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी मेंबर को, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी मेंबर को किसी दूसरे मेंबर से, मीन्स एचयूएफ के हेड से अगर उसको कोई इनकम रिसीव होती है, वो भी टोटली एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, हो सकता है उस मेंबर ने उसके लिए कोई काम किया हो, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होती है एचयूएफ की तरफ से एक मेंबर को, वो भी टोटली एग्जम्प्ट मानी जाएगी। मैडम ठीक है, आपने बता दिया, बट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि जो इनकम है ना, जो इनकम रिसीव हो रही है, वो फैमिली मेंबर को ही रिसीव होनी चाहिए। किसको? फैमिली मेंबर को, मींस एचयूएफ का फैमिली मेंबर होगा। अगर उसको कोई मनी रिसीव्ड हुई है, कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई है, वो ही यहाँ पे टोटल एग्जम्प्ट मानी जाएगी। मैडम और कैसे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड अगर इसकी फैमिली का, मींस अगर एचयूएफ की फैमिली को कोई इनकम यहाँ पे रिसीव हुई है और वो फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली से ही रिलेटेड वो इनकम है, तो भी वो यहाँ पे टोटली एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ओके, क्लियर मैडम। फिर बात करते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन एनआरए अकाउंट ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर किसी कोई पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर रहता है, उसको कोई, उसने यहाँ पे इंडिया में कोई अकाउंट खोला हुआ है, उस अकाउंट के ऊपर अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिला है, तो जो इंटरेस्ट उसको मिला है यहाँ पे वो फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। ओके, क्लियर मैडम। ठीक है मैडम, अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो आपने बताया ये इंटरेस्ट की फॉर्म में, इसके इंटरेस्ट की फॉर्म में कैसे क्लैरिफिकेशन होगी? कौन सा इंटरेस्ट उसको मिला है? उसको इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है बॉन्ड्स के रूप में। ठीक है, बॉन्ड्स के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है और बॉन्ड्स की रिडम्पशन पे या प्रीमियम पे कोई उसको इंटरेस्ट मिला है, तो वो टोटल एग्जम्प्टेड माना जाएगा। ओके मैडम। फिर बात करें मैडम इंटरेस्ट जो नॉन रेसिडेंट को मिला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज 1999 के अंडर अगर उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ओके मैडम, क्लियर। अब अगर शेयर इनकम ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को यहाँ पे कोई इनकम रिसीव हुई है, कोई शेयर इनकम रिसीव हुई है, वो भी यहाँ पे टोटली एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ओके, क्लियर मैडम। फिर है एग्जम्पशन इन अ रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू इंडिविजुअल हु आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैडम अगर किसी इंडिविजुअल को कोई सैलरी प्रोवाइड करी है, बट वो इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का नहीं है, सैलरी प्रोवाइड करी है, हो सकता है उसने इंडिया को यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हो, तो उसके रिगार्डिंग उसको कोई रेम्यूनरेशन प्रोवाइड हुआ है, तो वो भी आपका फुल एग्जम्प्टेड इनकम में माना जाएगा। ओके, क्लियर। रॉयल्टी फीस और टेक्निकल सर्विसेज अराइजिंग टू नॉन रेसिडेंट। अगर किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन से हमने कोई टेक्निकल सर्विसेज ली है, उसके बदले में कोई रॉयल्टी या फीस उसको प्रोवाइड करी है, वो भी आपकी फुली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। मैडम फिर क्या बात करते हैं? कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। अगर किसी पर्सन को, कोई एसएससी को कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है, कहां से रिसीव हुआ है मैडम? कंपनसेशन रिसीव हुआ है किसी डिजास्टर की फॉर्म में। ठीक है, डिजास्टर की फॉर्म में अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की तरफ से या फिर लीगल फॉर्म में, लीगल हायर या फिर उसके लीगल हायर को कोई डिजास्टर के फॉर्म में कोई इनकम रिसीव्ड हुई है, उस इनकम को भी आप यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड इनकम मानते हैं। ओके, क्लियर मैडम। अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर कोई अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के बाहर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को अलाउंस पे किया है, ठीक है, अलाउंसेस पे किया है, अगर
किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई अलाउंसेस पेबल हुआ है, वो भी इंडिया के बाहर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी टोटल एग्जम्प्टेड होगा, क्योंकि वो जो अलाउंसेस उसको पे हुआ है वो उस सिटीजन तो है, बट अलाउंसेस किस फॉर्म में हुआ मैडम, उसने कोई तो यहाँ पे काम किया होगा, कोई हेल्प गवर्नमेंट की करी होगी, तो उस फॉर्म में अगर उसको कोई अलाउंसेस मिला है वो भी यहाँ पे फुली एग्जम्प्टेड होने वाला है। ओके मैडम, अब हम बताइए पेमेंट टू सुकन्या समृद्धि योजना। देखो हमारे मोदी ने बोला कि अगर आप अपनी गर्ल्स के लिए, जो आपकी बेटियां हैं उनके लिए अगर कोई खाता खुलवाते हैं, उसके अंदर कोई अमाउंट जमा करते हैं, वो टोटल अमाउंट जो होती है फुल एग्जम्प्टेड हो जाती है। अगर पेमेंट करी है भोपाल गैस विक्टिम्स को, भोपाल गैस के विक्टिम्स को अगर कोई पेमेंट करी है वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के फंड से रिलेटेड है। अगर आप गवर्नमेंट की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एग्जम्प्टेड इनकम का यहाँ पे टैग दे देती है। फिर एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड बाय अ गवर्नमेंट, अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी कैटेगरी को, जैसे एससी, एससी, बीसी या फिर किसी अदर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो भी फुल एग्जम्प्टेड यहाँ पे माना जाएगा। अगर इनकम टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने, मैडम एम्प्लॉयर की बात हो रही है यहाँ पे, बेटा जी यहाँ पे इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर की बात हो रही है। अगर कोई एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो वो टोटली फुली एग्जम्प्टेड इनकम में माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फुली एग्जम्प्टेड की यहाँ पे रह जाती हैं उनको हम क्लियर करते हैं। चलिए आगे जो फुली एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं वो कौन सी हैं, जो एक एसएससी के टोटल इनकम में से फुली एग्जम्प्टेड माने जाते हैं, मीन्स उसको 100% रिलीफ यहाँ पे मिलता है। अभी जो यहाँ पे बोला गया है फुली एग्जम्प्टेड इनकम में पेंशन रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, मैडम ये कौन है? ऐसी कोई भी इनकम जो ऐसे इंडिविजुअल को मिली है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको अवार्ड दिया है, मीन्स परमवीर चक्र का या महावीर चक्र का या वीर चक्र का कोई गैलेंट्री अवार्ड उसे मिला है, या फिर उसको कोई फैमिली पेंशन रिसीव हुई है एज अ मेंबर, ठीक है, तो वो टोटली एग्जम्प्टेड यहाँ पे मानी जाएगी। अब टी बोर्ड सब्सिडी जो है, देखो टी बोर्ड ऐसे, ये जो टी का बिजनेस ऐसे है, बिजनेस जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देते हैं, ऐसी जगह पे रोजगार देते हैं जहां पे उनका कुछ और सिस्टम नहीं है, उनको उनकी बेरोजगारी को दूर करने का, वहां पे टी बोर्ड एक स्पेशल सब्सिडी यहाँ पे देता है, वो भी यहाँ पे फुल एग्जम्प्टेड मानी जाती है। फिर कैपिटल गेन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ अ यूनिट स्कीम, अगर किसी यूनिट को ट्रांसफर करने से, यूनिट स्कीम के अंडर ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन रिसीव हुआ है, वो भी फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। मैडम उसके बाद कैपिटल गेन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विद इन द स्पेसिफाइड अर्बन यूनिट, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, उसका एक्विजिशन करना कंपलसरी था, उससे कोई कैपिटल गेन हुआ है और वो भी अर्बन यूनिट में, वो भी टोटली फुली एग्जम्प्टेड माना जाता है। मैडम पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड, अगर कोई पेमेंट रिसीव हुई है प्रोविडेंट फंड के ऊपर या सुपर एनुएशन फंड के ऊपर, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड यहाँ पे मानी जाती है। सर्टेन पेमेंट टू एमएलए एंड एमपीज, आपको पता ही है हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एमएलए और एमपीज को कितनी छूट दे रखी है। अगर कोई सर्टेन पेमेंट एमएलए या एमपीज को होती है, वो टोटल इनकम भी एग्जम्प्टेड इनकम में इंक्लूड होती है। उसके बाद फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो चिल्ड्रन नॉमिनेटेड आयर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, अगर कोई फैमिली पेंशन रिसीव हुई है आर्म्ड फोर्स के किसी विडो को, चिल्ड्रन को या नॉमिनेटेड हायर्स को, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती है। फिर इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी को डूबने जा रही है या वो अच्छी नहीं चल, उसके बायबैक शेयर दोबारा से उसको परचेज कर लिया गया है ताकि कंपनी को अच्छे से मेंटेन करा जाए, तो उससे अगर कोई इनकम रिसीव हुई है वो भी यहाँ पे फुली एग्जम्प्टेड इनकम में आ जाएगी।
इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, अगर रिवर्स मॉर्गेज किया गया है किसी कंडीशन में तो उससे अगर कोई इनकम रिसीव हुई है, कोई गेन यहाँ पे हुआ है, वो भी यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, हम एग्जम्प्टेड इनकम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी अगर किसी इंप्लॉय को मिलती है, एलटीसी को मैडम इंडिविजुअल को मिलती है, वो सैलरीड पर्सन जो सैलरी कमाता है उसको अगर मिली है तो वो टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में आ जाती है। अगर कोई स्पेसिफिक फंड से इनकम रिसीव हुई है, मैडम स्पेसिफिक फंड कुछ भी हो सकता है, देखो स्पेसिफिक फंड स्टॉक एक्सचेंज से अगर उसको फाइनेंशियल या फिर किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से कोई इनकम रिसीव हुई है, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। ओके, क्लियर मैडम। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी का कोई टैक्स पे किया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन जो हमारी अगर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट कंपनी का कोई टैक्स पे किया है, वो भी फुली एग्जम्प्टेड माना जाता है। एंड अगर कोई लीजिंग से रिलेटेड कोई टैक्स पे किया गया एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है, अगर किसी एयरक्राफ्ट को लीज पे लिया गया था, उससे रिलेटेड कोई टैक्स पे किया गया है, तो वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में माना जाता है। मैडम उसके बाद अगर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO से सर्विस प्रोवाइड करके कोई इनकम रिसीव हुई है, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड मानी जाती है। अगर कोई अलाउंसेस गवर्नमेंट के बाहर प्रोवाइड कराए गए हैं, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड माने जाते हैं। जैसे कि आपका डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी प्रोवाइड करी गई है, ग्रेचुटी तो फुली एग्जम्प्टेड है। कोई कॉम्प्यूटेशन, कोई पेंशन का कॉम्पिटिशन किया है, कॉम्पुटेशन किया है, कैलकुलेट करे, वो भी टोटल ही एग्जम्प्टेड इनकम है। लीव एनकैशमेंट सैलरी भी आपकी यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड इनकम है। वर्कमैन रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम है। एंड उसके बाद आता है पेमेंट अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, अगर किसी ने VRS ली है और उसके अंदर कोई पेमेंट करी है, उसके रिगार्डिंग कोई इनकम उसको रिसीव हुई है, तो वो टोटल एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉयर को नॉन मॉनेटरी प्रिक्विजिट्स की फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी प्रिक्विजिट्स की फॉर्म में कोई इनकम रिसीव हुई थी और उसके ऊपर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है, तो भी आपका जो एग्जम्प्टेड इनकम में आएगा। उसके बाद कोई सम रिसीव हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, कोई सम रिसीव हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में माना जाएगा। और अगर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कोई में पेमेंट मिली है, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम है। नेशनल पेंशन ट्रस्ट से कोई पेंशन मिली है, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड आता है। HRA टोटली एग्जम्प्टेड आता है। एंड स्पेसिफाइड अलाउंसेस होते हैं जो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड माने जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कोई मिली है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को या फिर इंडिविजुअल को किसी बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, तो इट मीन्स वो भी टोटल एग्जम्प्टेड इनकम में माना जाएगा। अगर कोई इनकम हुई है एयरक्राफ्ट से, लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट से कोई इनकम हुई है, मैडम उसका क्या होगा, वो भी टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाती है, ठीक है। बट शर्त ये है कि फॉरेन एंटरप्राइजेस होनी चाहिए और वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो डेली अलाउंसेस जो MP MLAs को मिलते हैं, आपको अभी बताया, उनको कोई भी इनकम मिलती है वो टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाती है। पैलेस ऑफ एक्स रूलर मीन्स अगर जो पुराने राजा के जो महल है उनको अगर कोई पैलेस है, ठीक है, उसकी कोई एनुअल वैल्यू है, वो भी टोटल यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। लोकल अथॉरिटी की इनकम भी यहाँ पे एग्जम्प्टेड है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की इनकम भी यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड है। किसी न्यूज एजेंसी की कोई इनकम है, न्यूज एजेंसी की कोई इनकम है, वो भी यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। जैसे कि कोई ट्रस्ट है, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड,
अगर कोई उसने यहाँ पे कलेक्शन करी है न्यूज की और उससे कोई इनकम हुई है उसको, तो टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एंड स्पेसिफिक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड भी टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है। पेंशन फंड भी एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जैसे ये इंडस्ट्री जैसे टी डिपार्टमेंट आपने देखा, ये ऐसे डिपार्टमेंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जिनको प्रमोट करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो ट्रूली एग्जेम्प्टेड है। ओके, इनकम ऑफ सार्क फंड, इनकम ऑफ यूरोपियन अमेरिकन कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई इनकम है, या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की कोई यहाँ पे इनकम है, टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाती है। प्रसार भारती की कोई टोटल इनकम है वो भी यहाँ पे क्या करना है उसका मैडम, एग्जेम्प्टेड इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड अगर कोई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992 के अंडर, उस इनकम को भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम में माना जाता है। मैडम इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इनकम ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, अगर स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई यहाँ पे क्रेडिट गारंटी दी गई है वो टोटल एग्जेम्प्टेड फॉर्म में आ जाएगी। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड डिपोजिटरी भी यहाँ पे टोटल इनकम में मानी जाएगी, एग्जेम्प्टेड, फुल एग्जेम्प्टेड है। एंड कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कोई है उससे रिलेटेड कोई इनकम मिली है वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कोई अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है और उसको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है, इससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में आती है। एंड कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में आएगा। एंड अगर कोई अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड सॉवरेन वेल्थ फंड में से कोई इनकम आपको मिली है वो भी यहाँ पे टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाएगी। ठीक है, इनकम ऑफ यूनियन ट्रेड एंड इनकम ऑफ सिक्कमीज, इनकम ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड एंड इनकम ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई इनकम है वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाती है। ठीक है मैडम, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की फुली एग्जेम्प्टेड है। एंड कोई स्पेसिफाइड बोर्ड है वो टी बोर्ड है और इनको कोई सब्सिडी मिली है टोटली एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। इनकम ऑफ माइनर, मैडम इनकम ऑफ माइनर 1500 तक एग्जेम्प्टेड इनकम में मानी जाती है। एंड इनकम ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट फुली एग्जेम्प्टेड इनकम है। और शेयर होल्डर को कोई बायबैक ऑफ शेयर से कोई इनकम मिली है टोटली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है मैडम, अगर कोई रिवर्स मॉर्गेज हुआ है टोटली एग्जेम्प्टेड है। न्यू पेंशन ट्रस्ट है टोटली एग्जेम्प्टेड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड जो है फुली एग्जेम्प्टेड है। और इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे ऑयल का कोई इंपोर्ट करा गया है, ठीक है, तो वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड यहाँ पे माना जाता है। और अगर कोई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड उसको भी यहाँ पे क्या करा जाएगा मैडम, उसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में इंक्लूड कर देंगे। फिर है आपकी स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट। ठीक है, स्पेशल जो जोन होते हैं, इकोनॉमिक जोन होते हैं, उन जोन में अगर कोई न्यूली एस्टैब्लिशमेंट यूनिट लगाई है, कोई नया बिजनेस लगाया है, हर एसएससी के लिए टोटली एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फंडा क्या है, इन सभी चीजों को प्रमोट करना, क्योंकि ये सभी क्या है हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर इससे रिलेटेड ली है वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम में यहाँ पे इंक्लूड करी जाती है। ठीक है मैडम, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स हमारी टोटली हो गई हैं, अब हम पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं। ये जो इनकम्स मैंने आपको बताई है फुली एग्जेम्प्टेड है, एक एसएससी को, एक इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, उसको इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, 100% उसको यहाँ पे रिलीफ मिलती है। अब चलिए पार्शियली जो इसकी इनकम्स है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, उनकी बातें हम करते हैं।
थैंक यू सो मच। आज हमने जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, अगर वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।